हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीबीसीटी हिंदी सीरीज में हमने अब तक पढ़ा है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर की मेमोरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसी श्रृंखला में मैं आज का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कंप्यूटर मेमोरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न सीपीसीटी में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं जिनके बारे में आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपको उसके बारे में अपडेट प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कंप्यूटर की मेमोरी पर आधारित है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ICQ1, विनचेस्टर डिस्क क्या है? सो देखिए, इसमें जो चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि विनचेस्टर डिस्क किसे कहते हैं। बेसिकली विनचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क को कहा जाता है, न कि सॉफ्ट डिस्क, न ही कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है CD, ना ही सर्कुलर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क जो कहा जाता है वो हार्ड डिस्क को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का पहला जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? हार्ड डिस्क। आपको ये बात याद रखनी होगी कि विनचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क को कहा जाता है। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डेटा एक्सेस की दर रिक्त स्थान होती है। देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया विनचेस्टर डिस्क यानी किसे कहते हैं विनचेस्टर डिस्क। अभी मैंने आपको बताया विनचेस्टर डिस्क किसे कहते हैं। विनचेस्टर डिस्क कहते हैं हार्ड डिस्क को। किसको कहते हैं विनचेस्टर डिस्क? हार्ड डिस्क को। सो ये हमें ये बताना है कि हार्ड डिस्क की जो एक्सेस दर है, डेटा को एक्सेस करने की जो दर है, वो फ्लॉपी की तुलना में, किससे तुलना कर रहे हैं? फ्लॉपी से। फ्लॉपी की तुलना में फास्ट है या स्लो है या एक जैसी है। ओके, तो बेसिकली हार्ड डिस्क में जब हमने वीडियो लेक्चर हार्ड डिस्क के ऊपर लिया था, मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए एक अलग से हेड होता है और डेटा को लिखने के लिए भी एक अलग से हेड होता है। सो हार्ड डिस्क की डेटा एक्सेसिंग स्पीड फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बहुत तेज होती है। सो फ्लॉपी की तुलना में हार्ड डिस्क फास्ट होती है, इसकी डेटा एक्सेस की स्पीड अधिक होती है। तो जो सही उत्तर है वो आएगा C। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि आप अपनी जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठें, खास पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं ताकि आपको याद रहे। तो आज हमने ये सीखा है कि फ्लॉपी डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क की जो डेटा एक्सेस की दर है वो अधिक तेज होती है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आज का है वो है CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM का पूरा नाम क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है। CD-ROM, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, सीपीसीटी का जो पेपर आता है उसमें फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और जब फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे तो जो हमको ऑप्शन दिए जाते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस हमें एक जैसे दिखते हैं। जैसे आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें, कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैटिबल
डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये चारों ऑप्शन हमें एक जैसे दिख रहे हैं। हड़बड़ाहट में, घबराहट में, जल्दीबाजी में हम इस सरल क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से सारे फुल फॉर्म्स पढ़ने हैं, सारे फुल फॉर्म्स याद रखने हैं, और बिल्कुल भी हड़बड़ाना, घबराहट नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सो सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ये आ गया। और यहां से सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो राइट आंसर इज दी डी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, ICQ 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लैशेबल मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? नॉन फ्लैशेबल मेमोरी, देखें क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चंस में कुछ बातें आपको हिंट की भांति दी जाती हैं, ओके, उसको आपको क्रैक करना रहता है। देखिए नॉन फ्लैशेबल मेमोरी, नॉन फ्लैशेबल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा डाला तो जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन उस डेटा को मिटाया या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आपको ऐसी कोई मेमोरी याद आ रही है जिसमें हम डेटा डाल सकते हैं लेकिन उस डेटा को मिटा नहीं सकते? बिल्कुल सही, हमने पढ़ी थी जब मैंने आपको मेमोरी का कैटेगराइजेशन बताया था। सो नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको बताया था रोम के बारे में। सो रोम जो है वो एक प्रकार की कैसी मेमोरी है? नॉन फ्लैशेबल मेमोरी है। इसमें रखा गया प्रोग्राम स्थायी होता है किसी हार्डवेयर की तरह। तो यही तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हार्डवेयर की भांति प्रोग्राम जिसमें स्थायी होता है। और ऐसी मेमोरी कैसी होती है? नॉन फ्लैशेबल मेमोरी। लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आप यहां तक के कंक्लूजन में आप सी उत्तर ना लगाएं। यहां तक के कंक्लूजन में रोम के बारे में हमें एक बात और याद रखनी है। वो बात क्या है? रोम मेमोरी में डेटा मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाला जाता है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे प्रोग्राम जो बनाते समय ही चिप में डाल दिए जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। सो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लैशेबल मेमोरी यानी रोम में संग्रहित होता है? तो आपको इस रोम को और इस फर्मवेयर को प्लस करना था और आपका सही उत्तर आपके हाथ में आ जाता है। ओके, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? यहां पर हमारा सही उत्तर है ICQ 4 का राइट आंसर है डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रोम के बारे में आपको पता चला, रोम के बारे में खास बातें। रोम एक प्रकार की नॉन फ्लैशेबल मेमोरी है, इसमें रखा गया प्रोग्राम इसमें स्टोर किया जा सकता है लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और रोम में जो प्रोग्राम डाला जाता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाला जाता है, यानी हम उसमें प्रोग्राम नहीं डालते। और ऐसे प्रोग्राम जो चिप बनाते समय उसमें डाल दिए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को फर्मवेयर कहते हैं। सो एक बात और ध्यान रखें, मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिख देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें याद हो जाएं और इनके बाद आपको परेशानी ना हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स में आपको यहीं समझा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट हम और लेंगे और आपको सारा प्रॉपरली पता हो जाएगा। देखें हम बात कर रहे हैं रोम के बारे में, एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखें रोम के बारे में क्या क्या बातें हमको पता चला। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम कैसी मेमोरी है? रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर हम स्टोर करते हैं एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है जिसका नाम है बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी में पूछा गया है, बायोस का फुल फॉर्म। तो ये जो प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ओके, और ये कहाँ स्टोर होता है? ये रोम में स्टोर होता है। और बायोस किसके द्वारा डाल के दिया जाता है रोम में? मैन्युफैक्चरर के द्वारा। सो बायोस जो है वो एक प्रकार का
फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? फर्मवेयर। तो आपको एक बात ये समझ में आई होगी कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, बायोस क्या है, रोम क्या है। और रोम को हम क्या बोलते हैं? रोम को बोलते हैं नॉन फ्लैशेबल। कैसी? नॉन फ्लैशेबल मेमोरी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम रोम के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने हम बना दिए हैं, इसको आप याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा ICQ 5, जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो ICQ 5, एक स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो एक स्टोरेज डिवाइस कोई सी भी ले लो आप, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कोई सी भी हार्ड डिस्क, कोई सी भी स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य फोल्डर होता है, किसी भी जगह का स्टोरेज डिवाइस हो, फाइल एक्सप्लोरेशन हो, विंडोज एक्सप्लोरेशन हो, उसका जो मेन फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है वो। सो मेन फोल्डर जो होता है, फोल्डर यहां पर आपसे पूछा फोल्डर, और यहां पर फोल्डर ऑप्शन सिर्फ एक में है, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। सो मेन फोल्डर जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। किसी भी स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। हमने कैसे देखा? हमने इसका उत्तर कैसे निकाला? हमने देखा फोल्डर, और यहां पर आंसर में क्या दिया हुआ है? डायरेक्टरी। फोल्डर और डायरेक्टरी सेम हमें दिखे और हमें इसका उत्तर मिल गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं वो इतने दमदार नहीं हैं। होम पेज बोलते हैं वेबसाइट के पहले पेज को। ओके, सो होम पेज और स्टोरेज डिवाइस का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा और इंटरफेस भी नहीं होगा, इसीलिए रूट डायरेक्टरी हुआ। जिस तरीके से मैंने ये आंसर निकाला है, हर बार ये तरीका अप्लाई नहीं करना है। ओके, हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अगला ICQ क्वेश्चन। श्री X के पास उनकी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वे इसे श्री Y के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं क्योंकि श्री Y के पास एक प्रिंटर है। श्री X अपनी रिपोर्ट रिक्त स्थान में सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये चारों ऑप्शन आपके रिक्त स्थान में आएंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन बहुत बड़ा है, दिख रहा है बड़ा। आपको क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होना है, एक प्रकार की घबराहट नहीं लानी है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप ये मान के चलें कि आप कोई एक बंदे हो, राम हो, आपका नाम राम है, और आपके पास कोई रिपोर्ट है, सॉफ्ट कॉपी में है ना। उस सॉफ्ट कॉपी को आपको प्रिंट निकालना है, लेकिन आपके पास प्रिंटर नहीं है। लेकिन आपका जो दोस्त है श्याम, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास प्रिंटर भी है। तो आप क्या करोगे? आप उस जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट है उसको आप किसी डिवाइस में कॉपी करोगे और उसको ले जाके श्याम के कंप्यूटर पे कॉपी करोगे। मतलब आपको ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो आपके कंप्यूटर से उस फाइल को, उस रिपोर्ट को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित कर दे। तो यहां पर आप ऐसा कौन सा डिवाइस यूज करोगे, चारों ऑप्शन में से बताना है। सो देखिए, बहुत सरल चीज है, बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। चारों ऑप्शन आप एक बार ध्यान से देखें। क्या हम पेपर के टुकड़े यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, पेपर के टुकड़े कोई डिवाइस है नहीं। ओके, ये तो आएगा नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन। स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ये डेटा स्थानांतरण नहीं करती, एक्चुअल में करती है लेकिन यूजर से लेकर कंप्यूटर में डालती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती। ओके, तो यहां पर 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब बचा फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन अब सही उत्तर कौन सा आएगा? तो सही उत्तर के लिए आपको दोनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है, मतलब उसमें आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। हम छोटे छोटे फाइल के ट्रांसफर करने के लिए हार्ड डिस्क को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, उनके स्थान पर हम उपयोग करते हैं किसका? फ्लॉपी डिस्क का। अब देखें, एक्चुअल में ध्यान रखें, यहां पर फ्लॉपी डिस्क है तो उत्तर सही क्या आएगा? फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क का प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण के लिए नहीं करते, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर।
तो यहां पर फ्लॉपी डिस्क आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लॉपी डिस्क की बजाय यहां पर सीडी होता तो हम सीडी का प्रयोग करते हैं तो सीडी उत्तर आता, अगर डीवीडी होता तो डीवीडी उत्तर आता, अगर पैन ड्राइव होता तो पैन ड्राइव उत्तर आता। समझ में आ गया इतना? तो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का फ्लॉपी डिस्क। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। सो ICQ 7 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कैटेगराइजेशन याद आ रही है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको मैंने जो पढ़ाया था मेमोरी का कैटेगराइजेशन, वो आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए। इतना हमको तैयारी हमारी होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि मेमोरी के कुछ कैटेगरीज हैं। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भाग है प्राइमरी, दूसरा भाग है सेकेंडरी। अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। प्राइमरी मेमोरी को फिर हमने कुछ भागों में बांटा था। प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल, फिर उसके बाद में नॉन वोलेटाइल और कैशे। हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी का पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन कौन से प्राइमरी में जाएंगे और कौन कौन से सेकेंडरी में जाएंगे। अंतर क्या आएगा? अंतर बस इतना सा है, एसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंट स्टोर करे वो सेकेंडरी में जाएगी। एसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर पाए, यानी कंप्यूटर के बंद हो जाने पर उसमें रखा डेटा डिलीट हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज में जाएगी। ओके, सो अब आप मेरे को बताएं, क्या मैग्नेटिक टेप प्राइमरी मेमोरी है? नहीं, वो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, तो ये हुई सेकेंडरी मेमोरी। क्या पेन ड्राइव प्राइमरी मेमोरी है? नहीं, ये भी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये भी डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। यूएसबी पेन ड्राइव को ही हम बोल सकते हैं, या फिर जो भी एक्सटर्नल दूसरी फ्लैश मेमोरी वगैरह जो हम लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट के द्वारा, वो यूएसबी हो सकता है। तो ये भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या आएगा? रेम। रेम एक प्रकार की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, सो 7वें का बी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वह विकल्प चुने जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है। मेमोरी यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई बार मैंने आपको ये बात बोली है, कई बार मैंने दूसरे क्वेश्चंस में ये बात समझाई है कि मेमोरी यूनिट इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का भाग मेमोरी नहीं है। हमने बेसिक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें सीपीयू को हमने मेमोरी से अलग बताया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज मेमोरी। मेमोरी इज द राइट आंसर। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीनों भाग जो है, प्रोग्राम यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये तीनों जो है ये सीपीयू के ही भाग होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थान में रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड होता है। अब देखिए, बात यह है कि यहां पर यह बोला गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस रिक्त स्थान में आएगा जिस पर रोम भी लगा सकते हैं, जिस पर सीपीयू भी लगा सकते हैं, जिस पर हम रैम भी लगाते हैं और जिस पर एक्सपेंशन कार्ड भी लगाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, तो आपको मैंने ये बताया था कि ऐसा कंप्यूटर में ऐसी डिवाइस या ऐसी जगह जिस पर कंप्यूटर के बाकी सभी अवयवों को जोड़ा जा सकता है, वह कहलाता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में, जिस पर आप कंप्यूटर के बाकी के सारे अवयव को जोड़ सकते हैं। तो जिस पर रोम भी होती है, जिस पे सीपीयू भी होता है, जिस पे रैम भी होती है और जिस पर एक्सपेंशन कार्ड या स्लॉट्स भी लगे होते हैं। सो राइट आंसर इज मदरबोर्ड। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, आमतौर पर एक सामान्य सीडी रोम में कितना डेटा संग्रह कर सकते हैं? देखें, मैं आपको ये जब मैंने सीडी वाला चैप्टर पढ़ाया था, अब आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, पिछले वीडियो लेक्चर देख लें, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करें। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था आमतौर पर एक सीडी
रोम सीडी, सिंपल सीडी, आमतौर पर एक सिंपल सीडी 700 MB तक का डेटा रख सकती है। कितने MB तक का डेटा रख सकती है? 700 MB तक का डेटा रख सकती है। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB तक का डेटा वो स्टोर कर सकती है। ये इसका सही उत्तर होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जो सरल है, जिनमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार है वो मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश सामान्यतः कहां पर संग्रहित होते हैं? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन की पहली लाइन पर को समझें। क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रही कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। बूट बोल सकते हैं, बूटिंग बोल सकते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर बोल सकते हैं। और ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, जब मैंने आपको बताया था किसके बारे में? रोम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बूटिंग प्रोग्राम होता है वो स्टोर किया जाता है। बूटिंग प्रोग्राम यानी निर्देश। कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं? रोम के अंदर। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर स्टार्ट करने के निर्देश सामान्यतः कहां पर संग्रहित होते हैं? तो ये बूटिंग वाले जो निर्देश होते हैं ये कहां संग्रहित होते हैं? ये संग्रहित होते हैं रोम पर। ओके, आप पहली लाइन से ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं, आप ध्यान से इन चारों ऑप्शन को देखें और इसमें से 3 अलग कर दें। बिल्कुल सरल है। क्या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश सीपीयू में होते हैं? नहीं, सीपीयू में नहीं होते हैं। क्या रैम चिप में होते हैं? रैम में कहां से होंगे? क्योंकि रैम जो है वो एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसमें हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। उसमें रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है, तो रैम भी नहीं आएगा। क्या डीवीडी? अगर डीवीडी में ये निर्देश रखें तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पहले हर बार हमें डीवीडी लगानी पड़ेगी। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर हुआ रोम चिप। राइट आंसर इज रोम चिप। सिंपल। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी निर्देश विशेष रूप से रोम चिप में संग्रहित किए जाते हैं। पिछले क्वेश्चन का उत्तर यहां पर है। ओके, ये क्वेश्चन सीपीसीटी 2018 में आया है, इसके पिछले वाला भी 2018 में आया है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं ये सारे क्वेश्चन सीपीसीटी पेपर में पूछे गए हैं। बस आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा चीजों को सोचना है। 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत सरल चीज है। ओके, कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी निर्देश विशेष रोम चिप में संग्रहित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही। और इसे कहा जाता है, इस बार उसने पूछा उन निर्देशों को क्या कहते हैं। यानी देखें आप, इस बार क्या पूछा? पिछले क्वेश्चन में पूछा था कहां स्टोर किए जाते हैं, तो हमने लगाया रोम चिप में स्टोर किए जाते हैं। इस बार उसने बता दिया कि निर्देश जो है वो रोम चिप में ही स्टोर किए जाते हैं, लिखा हुआ है ना। लेकिन उन निर्देशों को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन निर्देशों को क्या कहते हैं? ऐसे बूटिंग प्रोग्राम जो रखे जाते हैं, और ऐसे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स कहलाते हैं बायोस। क्या कहलाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का बूटिंग प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय एग्जीक्यूट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। तो ऐसे बुनियादी निर्देश क्या कहलाते हैं? बायोस। सो राइट आंसर इज बायोस। ओके, सो राइट आंसर इज बायोस। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी डिवाइस है? बिल्कुल सही और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 1 मिनट क्या आधे 20 सेकंड का उत्तर है। चार्ट आपके सामने आ गया होगा। आपको डिवाइड करना है प्राइमरी और सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी को फिर डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में एसरैम, डीरैम और ओएमआर दिया हुआ है। ओएमआर
चौथा ऑप्शन आप ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज माध्यम है? सेकेंडरी स्टोरेज माध्यम पूछ रहा है, तो OMR तो एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है OMR, तो ये तो नहीं होगा। अब बचे 3 ऑप्शन, SRAM और DRAM। SRAM और DRAM चार्ट के हिसाब से प्राइमरी मेमोरी के भाग है ना। देखिए मैं आपको चार्ट बनवाया था, मैं थोड़ा सा फिर से आपको ये चीज करवा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, आप समझ जाएं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहली मेमोरी थी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी को फिर कुछ भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया था, एक था वोलेटाइल, ओके, एक पार्ट है नॉन वोलेटाइल, ओके, और एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कैशे, CHE, ओके, कैशे। सेकेंडरी मेमोरी के जो प्रकार हैं वो अलग ही हैं, है ना। उसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, ओके, CD आ जाएगा, DVD आ जाएगा, है ना, पेन ड्राइव आ जाएगा। और कैसे आती है मेमोरी? क्योंकि ये वो मेमोरी है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती हैं। तो ये सभी जो मैंने पार्ट बताए, ये सभी किसके पार्ट हैं? ये सभी किसके पार्ट है? इसमें मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, वो भी आ जाएगा। ओके, मैं आपको चार्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज ना हो, किसी ने नहीं देखा हो तो। सो इसमें मैग्नेटिक टेप भी आ सकता है, मैग्नेटिक टेप, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, अगर मैं बात करूं मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के प्रकार, तो प्राइमरी मेमोरी के 3 प्रकार, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कैश। वोलेटाइल के फिर अलग अलग प्रकार हैं। वोलेटाइल मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें रखा डेटा उड़ जाता है, तो वो है रैम, ओके, है ना। फिर रैम के कुछ प्रकार हैं जो मैंने आपको बताए थे, SRAM, फिर मैंने आपको बताया था DRAM के बारे में, ओके, ये मैंने आपको बताया था। ये चार्ट आपको याद रखना है। तो रैम के फिर 2 प्रकार, SRAM, DRAM, और एक और था SYRAM, सिंक्रोनस रैम। नॉन वोलेटाइल के फिर अलग अलग प्रकार हैं जिसमें हमने बताया था किसके किसके बारे में, यहाँ पे अलग अलग प्रकार थे, दैट इज रोम, फिर PROM, फिर EPROM, ओके, फिर P रोम, ये कुछ प्रकार हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपको ये चार्ट है, इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है। तो देखें जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब ध्यान से देखें, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। सो सेकेंडरी स्टोरेज तो ये रहा, ये सब प्राइमरी में आते हैं, ओके। तो ये SRAM DRAM तो नहीं आएगा, तो SRAM नहीं आएगा, DRAM नहीं आएगा। उत्तर क्या बचा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सही उत्तर है, ओके। सो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। हार्ड डिस्क ड्राइव को रिक्त स्थान स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? सो हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसा स्टोरेज मानते हैं? क्या आप हार्ड डिस्क ड्राइव को व्यर्थ मानते हैं? बिल्कुल नहीं, तो यह सही उत्तर नहीं है। फ्लैश नहीं, अस्थायी नहीं, उसमें रखा डेटा स्थायी स्टोर किया जा सकता है, तो अस्थायी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों का अर्थ सिंपल है। वोलेटाइल जिसमें रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर, पावर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल जिसमें ऐसा नहीं होता है, जिसमें डेटा परमानेंट रहता है, स्टोर रहता है, उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या हुई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि उसमें रखा डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हम बढ़ रहे हैं 15 की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राथमिक तौर पर रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए किया जाता है? तो अब देखें, आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूं, कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रजिस्टर और कैश मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है। अब इसको कैसे क्रैक करें इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया है? CPCT 2017 में ये क्वेश्चन आया है। इसको क्रैक कैसे करें? तो देखें, हमको क्रैक करने के लिए हिंट दी हुई है। हिंट ये है कि कैश मेमोरी और रजिस्टर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मेमोरी, इन चारों में आप मुझे बताएं सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी? बिल्कुल सही, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? सबसे फास्ट मेमोरी है SRAM। ओके, क्यों? क्योंकि
रोम और प्रोम से तो फास्ट है रेम, और रेम के फिर दो प्रकार, एस रैम और डी रैम। डी रैम स्लो है, क्यों? क्योंकि उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, मैंने बताया था। जबकि एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए वो फास्ट है। तो जो मेमोरी फास्ट होगी उसी मेमोरी का प्रयोग किस में होगा? रजिस्टर और कैश मेमोरी बनाने के लिए किया जाएगा। सो राइट आंसर इज एस रैम मेमोरी। ओके, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने दो चीजें उठाई और उत्तर निकाल लिया। आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन दूसरे अंदाज में हमसे पूछा, 2017 में आया है सीपीसीटी में। सेम क्वेश्चन, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है, उनमें से एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के बारे में हमने बात की, दैट इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऐसा प्रोग्राम कहां स्टोर किया जाता है? सामान्यतः कहां स्टोर करते हैं? तो ऐसा प्रोग्राम सामान्यतः स्टोर करते हैं हम लोग रोम के अंदर। कहां स्टोर करते हैं? रोम मेमोरी के अंदर। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? रोम। क्वेश्चन नंबर 70। ओके, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन, सीपीसीटी 2018 में आया था। आपको बताना है सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? सो मैं पहला कथन पढ़ रहा हूं। बायोस का अर्थ बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्या यह सत्य है? नहीं, ये असत्य हुआ, क्योंकि बाइनरी नहीं है, यहां पर है बार बार मैंने बोला है। और क्या बोला है बार बार? कि इस यहां पर आएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये वाला जो कथन है ये असत्य हो गया। डी रैम एस रैम से धीमी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डी रैम जो है वो स्लो मेमोरी होती है। उसमें रखा गया डेटा जो है, डी रैम में रखा गया डेटा जो है वो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डी रैम को, एस रैम को नहीं करना पड़ता, इसलिए डी रैम स्लो होती है। तो यहां पर पहला असत्य और दूसरा सत्य, तो सही उत्तर है डी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। जोड़ियां मिलानी। सुनाओ, जोड़ियां मिलाने के लिए एक साइड आपको सेट ए दिया है, दूसरी साइड आपको सेट बी दिया है। पहला बिट्स एबीसी में से क्या आएगा? तो देखें, बिट्स का संबंध किससे होता है? बिट्स का संबंध है बाइनरी डिजिट से। ओके, सो पहले का सी, मतलब पहले में सी आएगा, मतलब ए और बी नहीं आएंगे। अब आपको सी और डी में से उत्तर निकालना है। कैपेसिटर्स, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटर्स किसके, कौन सी मेमोरी में कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है और कौन सी मेमोरी का प्रयोग फ्लिप फ्लॉप के लिए किया जाता है। ये दो पॉइंट है, आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते हैं। कैपेसिटर्स का प्रयोग किया जाता है डी रैम में। ओके, ये मैं मेरे वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने डी रैम एस रैम पढ़ाया था। और फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है यहां पर एस रैम बनाने में। मैंने आपको ये वीडियो आपको मिलेगा कैश मेमोरी वाले वीडियो में, जब हमने कैश मेमोरी पढ़ा था मैंने आपको बताया था वहां पर। और जब मैंने रैम के प्रकार पढ़ाए थे, एस रैम डी रैम के बारे में बताया था, स्टैटिक डायनामिक रैम के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो ये मेरे वीडियो को आप देख लें तो आपको समझ में एक बार फिर से आ जाएगा। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है डी। ओके, तो ये जोड़ियां बनाने के क्वेश्चंस भी आते हैं सीपीसीटी में। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0.5 MB 128 KB और 512 बाइट्स की 3 रैम चिप है। हमारे पास कितनी टोटल रैम है? 3 रैम है। तो कुल टोटल स्टोरेज कितनी हुई, यानी इन तीनों रैम की जो मेमोरी है उनको अगर हम जोड़ें तो टोटल कितना बनता है, ये बता रहे हैं। और देखें, आप यहां पे ध्यान दें, आंसर जो है टोटल केबी में है, 3 उत्तर केबी में है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको केबी में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लें? केबी में। तो आपको बेसिक यूनिट्स पता होगी, है ना। 0.5 यानी MB, यानी अगर मैं बात करूं 1 MB की,
अगर मैं बात करूं 1 MB, देखिए मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास 3 मेमोरी यूनिट्स हैं, 0.5 MB एक ये है, और क्या है मेरे पास में 128 KB 28 KB एक ये है मेरे पास में, और क्या है 512 बाइट्स 512 बाइट्स एक ये मेरे पास में है ना। तो मेरे को उत्तर किलोबाइट्स में चाहिए है ना, 3 उत्तर हमारे किलोबाइट्स में, इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी यूनिट्स याद रख लूँ। ओके, आपको पता होगा क्योंकि किलोबाइट्स की बात हो रही है। सो 1 MB इक्वल टू 1024 KB, ये बेसिक यूनिट्स है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 0.5 MB है ना, वो बोल रहा है 0.5 MB। सो 0.5 MB इक्वल टू दैट मीन्स 512 KB। अरे इसका आधा कर दिया, 0.5 MB, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, तो आधा MB बराबर 512 किलोबाइट। ओके, फिर वो बोल रहा है 128 KB, तो ये तो KB में ही है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आपने एज इट इज लिख दिया 128 KB। 512 बाइट्स, अब आप देखें ध्यान से 512 बाइट्स, तो यहां पर ये है कि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। ओके, मतलब अगर मैं इसको आधा करूं, समझें, अगर मैं इसको आधा करूं 512 बाइट्स की बात करूं, सो 512 बाइट्स 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, तो इसका आधा हो जाएगा 0.5 KB। तो यहां पर क्या इक्वल टू हुआ, KB में कन्वर्ट कैसे हुआ, यहां पर हुआ 0.5 KB। बस इनको जोड़ना है अपने को। सो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आपको दशमलव का ध्यान रखना पड़ेगा, 512.0 128.0 और 0.5, इसको जोड़ेंगे। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या उत्तर आएगा, आप इसको जोड़ें, उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 0.5 एज इट इज उतर जाएगा। 8 और 2 10 हो गए, तो यहां पर आ गया 0, 2 और 1 3 और 1 4, 10 के लिए हमने 1 जोड़ा था, 4 5 और 1 6, 640.5 KB। क्या बनेगा ये 640.5 KB। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज 640.5 KB। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन ICQ 20। सो नाउ यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, 0.5 GB और 10 MB और 512 किलोबाइट क्षमता की 3 रैम चिप हमारे पास। तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितना हुआ, यही पूछा है। देखें, इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर GB में 2 उत्तर है। 522 GB, ये आंकड़े आप देखें ध्यान से, ये आधा GB है, ये 10 MB ही है, और ये 512 किलोबाइट है, तो कहीं से कहीं तब भी 522 GB नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तो नहीं आएगा। 2.5 GB भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधा ही GB है और यहाँ पर 10 MB है, बाकी में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये 2.5 GB भी नहीं हो रहा है। यानी उत्तर या तो किलोबाइट में आएगा या मेगाबाइट में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले मेगाबाइट चेक करते हैं। सो मेगाबाइट, अगर मैं मेगाबाइट में से उत्तर को निकालने जाऊं तो मेगाबाइट में GB को कन्वर्ट करना है। ओके, सो 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ओके, सो 0.5 GB इक्वल टू कितना हो गया, 512 MB। ओके, सो यहां पर देखें जो आंकड़ा हमारे पास है, पहला आंकड़ा वो है 0.5 GB। 0.5 GB मतलब कितना MB हो गया, 512 MB। सो हमारा MB कितना हुआ, 0.5 GB इक्वल टू कितना बना, 512 MB। ओके, इसके बाद अगला क्या है, 10 MB। तो हम MB में ही रिजल्ट चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे 10 MB। फिर अगला जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, वो क्या बोल रहा है, अगला रिजल्ट हमारा बोल रहा है 512 KB। 512 KB। अब देखें KB को हम MB से रिलेटेड करें, सो 1 MB इक्वल टू 1024 KB। ओके, सो अगर मैं बात करूं 512 KB की, 512 KB की बात करूं, सो 512 KB मतलब कितना हुआ, 0.5 MB। ओके, तो यहां पर ये जो बना, ये क्या बना, 0.5 MB। सो हमको इसको कैसे लिखना है, 512.0 और फिर यहां पर आएगा 10.0
और फिर क्या आएगा, फिर आएगा 0.5। इनको जोड़ दो, तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 512 और 10 522 और 0.5 कितना हो गया, 522.5। सो राइट आंसर इज 522.5 MB इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वीडियो सेशन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको और ऐसे वीडियो समझने हैं और नए क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि मैं आपके बीच लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है या आपको लगता है इसका ए नहीं दूसरा कोई उत्तर आएगा, तो आप मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बिल्कुल उसके जवाब दूंगा। और हम इसी प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।